आइए अभी सीधे रुक कर लेते हैं, सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को। मैं उनको बहुत संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। मैं आया था, मैं यही कहूंगा कि देश उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहे हिम्मत के साथ। ये मेरी धन्यवाद। बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने आखिरी समय में, अंतिम दिन में जनरल बिपिन रावत को याद किया है और जो देश के लिए उनका योगदान है उन्होंने कहा कि ये भूलने वाला नहीं है। और इसी प्रेरणा को, जैसा कि जनरल बिपिन रावत देश के लिए सोचा करते थे, अपने गांव के लिए सोचा करते थे, हर किसी के लिए सोचा करते थे, उसी को आगे लेकर जाना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और शहीदों के परिजन, उनके बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस माहौल को समझने की कोशिश कीजिए, ये कितना गमगीन है। उन्होंने अपनों को खोया है। देश तो गमजदा है ही, देश तो शहादत पर फख्र कर रहा है, लेकिन एक परिवार, उनको मालूम है कि उनके परिवार में एक स्ट्रांग व्यक्ति, जो देश के लिए भी स्ट्रांग था, जो हर वक्त सीमा से लेकर घर पर डटा हुआ था, आज उनके बीच में नहीं है। ये मासूम बच्चे को जरा देखिए कि आज जिंदगी में क्या है। लेकिन कहते हैं कि परिवार साधारण परिवार नहीं है, आपके और हमारे जैसे परिवार नहीं है। ये परिवार बहुत अलग है, ये बच्चे बहुत अलग हैं, वो माएँ बहुत अलग हैं, ये पत्नियां बहुत अलग हैं, जो जानती हैं कि मेरा पति बॉर्डर पर गया है। एक माँ जानती है कि मेरा बेटा बॉर्डर पर गया है, वो ये जानती है कि किस वक्त दुश्मन की गोली उसको लगेगी, कुछ नहीं पता। उसके बावजूद भी उनका दिल, उनका कलेजा देखिए कितना मजबूत है कि नहीं, सीमा की सुरक्षा, देश हमारे लिए सबसे आगे है, सबसे पहले है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर LS लिड्डर का अंतिम संस्कार हो चुका है बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में, और इधर जनरल रावत के घर पर अंतिम दर्शन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पवन मिश्रा जनरल बिपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं और साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में मौजूद हैं। मैं पवन आपके पास आ रही हूं। पवन, अभी कौन कौन पहुंचा हुआ है अंतिम दर्शन करने के लिए जनरल बिपिन रावत के घर पर? आपको बता दें विपनेश की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम लोकसभा के तमाम सांसद यहाँ पर हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा विपक्ष के भी कई नेता यहाँ पर हैं। अब आम लोगों का जो है लाइन लगना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हजारों की भीड़। तो ये भीड़ देखकर आप सहज अंदाजा लगाइए कि सीडीएस जो है घर घर के प्रेमी थे। भले ही वो बाहर से कठोर दिखते थे तो अंदर से काफ़ी नर्म थे। उन्हें हिंदी फिल्में देखना भी काफ़ी शौक था। पिछले कुछ महीने पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री जब यहाँ दिल्ली पहुँचे थे तो एक छोटी मुलाकात हमारी सीडीएस से हुई थी और हमने मजाकिया तौर पे ये पूछा था कि सर क्या आप फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना उन्हें काफ़ी पसंद है। और आपको बता दें कि पुलवामा हमला आपको याद होगा विपनेश कि जब हमारे 40 सैनिक जो हैं शहीद हुए थे और उन्होंने यही कहा था कि 40 का बदला हम 400 से लेंगे। और ये पहले ऐसे सेना अध्यक्ष रहे जैसा मैंने आंकड़ा देखा कि अगर कोई हादसा या घटनाक्रम होता है तो उस पर बैठक होती है, उस पर मंथन होता है, उस पर स्ट्रेटजी तैयार किया जाता है। लेकिन नहीं, जैसे मोहम्मद के अपराधियों को, उनके कैंपों को चुन चुन कर इन्होंने मारा, चुन चुन कर इन्होंने घर मर घुस कर, जिसको कहते हैं कि मारेंगे, तुमने हमारे सैनिकों को मारा, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। तो कड़े फैसले के लिए ये पूरी तरह से जाने जाते थे और इनका यही कड़ा फैसला, दुश्मन इनसे खार खाता था और दुश्मन इनसे डरता था कि सावधान रहने की सख्त जरूरत है। पिछले समय कर चीन बॉर्डर की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये काफी काम कर रहे थे। इनका ये मानना था कि कम्युनिकेशन सबसे अहम रोल निभाता है सेना की मजबूती के लिए। अगर सेना को मजबूत करना है तो सबसे अहम रोल कम्युनिकेशन का होता है और ये हर जगह वार जोन बनाने पर जुटे हुए थे और यही वार जोन इनका बेहद कारगर और कामयाब हासिल कर रहा था। तो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जैसा बात कर रहे थे कि 2022 तक ये पूरा करना चाहते थे। करगिल युद्ध के दौरान ही बात जो है ये जरूरत महसूस हो रहा था कि हमारे देश में जो बैकअप फोर्स जो आती है, उस बैकअप फोर्स की जरूरत ना पड़े और तीनों सेना एक साथ मिलकर दुश्मन पर अटैक करने का ऐसा कुछ करे कि दुश्मन पर अटैक हो सके। क्योंकि अगर पैदल सेना को जरूरत पड़ती है तो बैकअप के लिए वायुसेना का पर निर्भर होना पड़ता है। तो क्यों ऐसा स्ट्रेटजी तैयार किया जाए कि तीनों सेना जो है उस पर काम करे
और एक साथ दुश्मन पर अटैक करे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हम बात करें विपनेश, उसका निजीकरण इनके द्वारा किया गया। निजीकरण इसलिए किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा बेहतरीन वो चाह रहे थे। कई ऐसे नए हथियारों का साझा जो है हस्ताक्षर हुआ था, कई ऐसे विदेश दौरा इन्होंने किया था। रूस की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अरब कंट्री की बात करें, और इनका यही एक मकसद था कि दुश्मन तो हमारे दो हैं लेकिन दोस्त हम 200 बनाएंगे। यानी पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ एक साथ लड़ने का ये मादा रखते थे। बॉर्डर पर जाकर भी कई बार इन्होंने कहा कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, हमारे पास कंजर्वेटिव प्लान है, अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरे प्लान के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, दूसरा फेल होता है तीसरे के लिए तैयार है। तो दुश्मन ये ना समझे, हमें 1962 का भारत ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उभरता हुआ भारत है। और सेना की ताकत में लगातार इजाफा, सबसे अहम रोल राफेल का था। जब राफेल हमारे देश में आया, ताकत और बढ़ती चली गई और इसी ताकत पर रोजाना वो काम कर रहे थे कि कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, कैसे कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। और जब हमारे बीच सीडीएस नहीं है, ये कमी जरूर खलेगी। हमारे रक्षा सूत्र ये बता रहे हैं कि एमएम नरवणे पर विचार हो सकता है कि अगला सीडीएस कौन होगा। इस पर विचार अब चल रहा है, क्योंकि तीनों सेना अध्यक्ष के वर्तमान की बात करें तो मंथन इस पर चल रहा है कि ऐसे समय में सीडीएस हमें छोड़कर गए हैं, ऐसे कामों को छोड़कर गए हैं, तो क्या उनके विचारधाराओं को लेकर के अगला सीडीएस कौन हो सकता है, इस पर भी मंथन इस पर चल रहा है। लेकिन बिपिन रावत की कमी को कोई भर नहीं सकता है। विपनेश, पवन, आपने एक एक शब्द सही कहा कि उनकी कमी को कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी सोच थी, उसको प्रबल बनाना होगा। और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, क्योंकि वो एक अलग सोच थी देश के लिए कि दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे करने हैं, देश को, सेना को कैसे मजबूत करना है, उसको आगे बढ़ाना होगा। जनरल बिपिन रावत के घर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और इस वक्त सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की, सीएम खट्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, हरीश रावत, तमाम पार्टियों के सांसद वहां पर मौजूद हैं, सेना के अधिकारी और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो इस वक्त उनको अंतिम सलाम कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत को। और उसके दोपहर के बाद वो अंतिम सफर पर होंगे, अंतिम यात्रा पर होंगे, और शाम के वक्त उनका अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट किया जाएगा। और वहां पर मेरी सहयोगी पल्लवी मौजूद हैं इस वक्त। पल्लवी, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार हो चुका है, जाहिर सी बात है अब तैयारियां चल रही होंगी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार की। बिल्कुल विपनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अंतिम संस्कार उनका हो चुका है और लगभग यहाँ से तमाम लोग जा भी चुके हैं और अब तैयारी जो है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को लेकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जब योद्धा जाता है तो आंसू नहीं गिराए जाते हैं, लेकिन स्तब्धता होती है, दर्द होता है, दुख होता है। वही दुख और पेन जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा। ब्रिगेडियर लिडर जो थे वो जिंदादिल इंसान थे और स्टाफ ऑफिसर थे विपिन रावत के, और जिस तरीके से उनकी छवि के बारे में कहा जाता था कि हमेशा जिंदा दिल रहते थे, हंसी मजाक करना उनकी एक आदत में शुमार था। तो इस तरह का इंसान अचानक से ऐसे चला जाता है, वो किसी ने सोचा नहीं होगा। और खासकर देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि देखिए, जो फौज के जो परिवार होते हैं, जो फौजियों का परिवार होता है, वो इस बात को बेखूबी जानता है कि जब वो बॉर्डर पर जाएगा तो पता नहीं वापस आएगा या नहीं, हो सकता है वो शहीद हो जाए, इसलिए वो अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। लेकिन कोई दुर्घटना में ऐसे चला जाए वो कभी नहीं चाहता है, और ये दुर्घटना इतनी बड़ी है कि शायद इसे भूल पाना इतना आसान न परिवार के लिए है न पूरे भारत के लिए है। और यही बार बार जहन में प्रश्न बार बार उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल बरार स्क्वायर पर जो है इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तैयारियां अंदर चल रही हैं, लेकिन यहां पर जब अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर लिडर का हो रहा था उस वक्त रक्षा मंत्री डोभाल यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे, क्योंकि जो ब्रिगेडियर लिडर थे वो पंचकुला के रहने वाले थे, तो इसलिए मनोहर खट्टर भी यहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर भी यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वो उनके स्कूल के ही सहपाठी नहीं थे बल्कि उनके साथ उन्होंने काम भी किया था और एक अलग दोस्ती थी उनकी, इस वजह से वो अंतिम वक्त तक वो यहाँ पर मौजूद रहे यहाँ पर। और जैसा कि पूरा दृश्य भी आपने देखा विपनेश कि किस तरीके का भावभीनी एक तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है और किस तरीके का गमगीन माहौल था। देखिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन आप अगर देखें उन परिवार को तो देखिए उसमें आपको दिखेगा कि आंसू आंखों में होते हुए भी नहीं छलकने देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात कही जाती है कि देखिए जो फौज में होते हैं वो तो सख्त होते ही
नहीं है, परिवार भी इतना सख्त हो जाता है कि वो तैयार हो जाता है कि कल को कुछ दुर्घटना होती भी है तो आंसू नहीं बहाना है, सलाम करना है। और वो सलामी उनकी बेटी, उनकी पत्नी ने दी है, उनकी पत्नी ने थी यहाँ पर मौजूद, उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त नम आंखें हैं, जबान चुप है, लेकिन बहुत कुछ अंदर चल रहा है जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। फिलहाल जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनरल बिपिन रावत के घर पर। राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनको आखिरी सलाम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। राहुल गांधी, तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है जनरल बिपिन रावत के घर पर। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं और अन्य पार्टियों के नेता भी इस वक्त उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की जनरल बिपिन रावत और उनको, और इसके बाद अंतिम सफर पर होंगे दोनों। तरीके से मेरी सहयोगी पल्लवी भी बता रही हैं। पल्लवी, आप कल एयरपोर्ट पर ही थी और मैंने भी वो तस्वीरें देखी थी। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां पहले उनको टकटकी लगाए ताबूत की तरफ देखती रहीं, सोचती रहीं, न जाने मन में क्या क्या चल रहा होगा। उत्तराखंड के भी सीएम पहुंचे हैं और फिर दूसरी तरफ ब्रिगेडियर एलिस लिड्डर की जो बेटी हैं वो तो बहुत छोटी हैं, 12वीं कक्षा में अभी पढ़ती हैं। पहले वो भी बेटी और पत्नी दोनों टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन उस बच्ची के आंसू नहीं रुके और जब वो बच्ची ताबूत को चूम रही थी तो सबका दिल भर आया था। पल्लवी। बिल्कुल विपनेश, बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि उस वक्त मैं वहां पर मौजूद थी और जिस वक्त तो उनकी ब्रिगेडियर लिडर की बेटी जब पुष्पांजलि दे रही थी वो फूट फूट कर रोने लगी। देखिए, जाहिर तौर पर एक बच्ची के सर पर से पिता का साया उठ जाना वो भी इस कदर दुख देता है, परेशानी देता है। और उस वक्त मैं भी बहुत भावुक हो गई क्योंकि मेरा भी परिवार फौज से है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये समझ आ रहा था कि देखिए आप अंदर कितने भी सख्त हो जाएं, आपको ये पता हो कि कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कोई जाता है अपना तो दुख और दर्द देकर जाता है। वही दर्द आपको दिखाई दे रहा था उन तस्वीरों में। जहां तक आपने जनरल बिपिन रावत की बेटियों के बारे में कहा, तो देखिए एक झटके में माँ और बाप दोनों का साया चला जाना ये अपने आप में सबसे बड़ी क्षति है और इस क्षति को कभी नहीं पूरा किया जा सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल अनाथ हो गए क्योंकि एक झटके में उनके माता पिता चले गए हैं। तो देखिए बहुत एक तरीके से मार्मिक एक तरीके से पूरी दृश्य दिखाई पड़ रही है, जिसको मैं बार बार कह रही हूं कि शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि इस तरीके की जो दुर्घटना है वो किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि बार बार जो हम प्रश्न उठा भी रहे हैं कि आखिर अचानक इतनी सिक्योरिटी, इतनी वीवीआईपी मूवमेंट और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर में इस तरीके की दुर्घटना कैसे हो गई। हालांकि देखिए जांच हो रही है, जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये साफ होगा। लेकिन जो लोग पल्लवी, कई बार होता है ये जांच का विषय है, लेकिन कहते हैं कि अनहोनी को कौन टाल सकता है। कार्यशैली थी उनको मैं पल्लवी आ रही हूँ आपके पास, क्यों जनरल बिपिन रावत के घर पर हमारी नजर है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।